नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। दोस्तों, आज के दिन इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सुनने में ये नंबर कुछ अलग अलग सा लग रहा है। 8 यूनियन टेरिटरीज कुछ टाइम से पहले नहीं होती थी। बहुत रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज से देश के दो नए केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। अब इन दोनों जगहों पर वही कानून लागू होगा जो पूरे देश में है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म। तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करता था और लद्दाख जो कि एक टाउन हुआ करता था, अब दोनों सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। पर इसका मतलब क्या है? क्या बदला इन दोनों रीजन्स के अंदर कि ये यूनियन टेरिटरी बन गए? इनफैक्ट यूनियन टेरिटरी होता क्या है और क्यों हमें जरूरत है यूनियन टेरिटरीज की, आइए जानते हैं। यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली में काफी अनोखा है इंडिया के लिए। हिंदी में यूनियन टेरिटरी को कहते हैं केंद्रीय शासित राज्य। इसका जो मीनिंग है इस शब्द का, वो आप बड़े क्लियरली समझ सकते हैं। यूनियन टेरिटरी एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर केंद्र का शासन है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, यानी एक प्रशासनिक विभाग है। अगर हम एक नॉर्मल स्टेट की बात करें दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि उसे गवर्न किया जाता है चुने हुए नेताओं के द्वारा। जो नेता हमारी सरकार में बैठे, स्टेट गवर्नमेंट में बैठे, फाइनेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल वेलफेयर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के साथ ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक नॉर्मल स्टेट में होती हैं, यूनियन टेरिटरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। इस वक्त दोस्तों देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। 26 जनवरी को अगर आपको याद हो दोस्तों, ये जो दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली हैं, ये पहले 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। इस साल 26 जनवरी को इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मुझे आदत नहीं हुई इन दोनों नाम को साथ में बोलने की, लेकिन जल्दी लग जाएगी। तो कौन ये डिसीजंस लेता है? क्या एक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि वो एक यूनियन टेरिटरी बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ पार्लियामेंट ही इंडिया में टेरिटरीज डिक्लेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट अपने आप से नई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर सकता है, किसी स्टेट का साइज बढ़ा या घटा सकता है, या 2 अलग अलग स्टेट को मर्ज भी कर सकता है। तो सुनने में एक लॉज बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि अगर ऐसा करना इतना आसान है एक पार्लियामेंट के लिए, तो क्या ये एक स्टेट के राइट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता? डॉक्टर अंबेडकर इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए एक सोल्यूशन लेकर आए थे। उन्होंने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डिसाइड किया गया कि जो बिल है नई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाने का, इस बिल को पार्लियामेंट तभी ले सकता है जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हो, और मोर इम्पोर्टेंटली प्रेसिडेंट को पहले स्टेट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ईयर 1919 में इंडिया के अंदर 6 यूनियन टेरिटरीज थी, पर उस समय इन रीजन्स को यूनियन टेरिटरीज नहीं बुलाया जाता था। तो ये जो यूनियन टेरिटरी शब्द है, ये कहां से आया? उससे पहले इन्हें क्या बुलाया जाता था? क्विक हिस्ट्री लेसन लेते हैं यहाँ पर। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो शासन था, वो काफी डिफरेंट था आज से अगर कंपेयर करेंगे तो। सारी पावर एक राजा महाराजा के हाथों में होती थी। आमतौर पे एक एम्पायर को डिवाइड किया जाता था अलग अलग प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो सिस्टम है ये समय के साथ बदलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे जो पावर थी वो राजा से लेकर लोअर लेवल्स तक ड्रिप डाउन करती थी। इनफैक्ट उस जमाने में विलेजेस को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरी तरफ जब मुगलों का राज था, पावर एक राजा के हाथ में होती थी। उस समय जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बांटे जाते थे, सभा थी, उन एरियाज को पुलिस करते थे फौजदार्स। ये फौजदार्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स सिर्फ रूल्स को इन्फोर्स कर सकते थे, लेकिन अपनी तरफ से रूल्स बना नहीं सकते थे। जो राजा था वो सारे रूल्स बनाता था, अपने एम्पायर में सब पर रूल करता था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने कोशिश करी कि एक यूनिफॉर्म लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके पूरे देश में। इसी कारण से उन्होंने 1860s में इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया। लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रिटिश राज के अंदर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, जो अलग अलग विभाग थे देश में,
वो बहुत ही तहस महस हो रखे थे। अंग्रेजों ने कोशिश करी कि हम एक नई पोजीशंस क्रिएट करेंगे, जैसे कि गवर्नर्स फॉर एग्जांपल, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और इंचार्ज होंगे स्पेसिफिक प्रोविंसेस के और प्रेसिडेंसीज के। एक और ऐसी पोजीशन इन्होंने क्रिएट करी चीफ कमिश्नर नाम से, जिसका काम होगा सिमिलर टू द गवर्नर एक प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन करना। डिफरेंस ये होगा कि चीफ कमिश्नर ऐसे प्रोविंस के इंचार्ज होंगे जहां पर कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में एक तरफ थी प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें रूल किया जाता था महाराजास के द्वारा, और दूसरी तरफ थी प्रेसिडेंसीज जिन्हें रूल किया जाता था गवर्नर्स के द्वारा, और तीसरी कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ लैंड थी जिन्हें रूल किया जाता था चीफ कमिश्नर्स के द्वारा, जिन्हें कहा जाता था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे: दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर मेवाड़ा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और पंत पेपलोडा। और जैसा मैंने बताया, इन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को चीफ कमिश्नर रूल करते थे, जिन्हें डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था केंद्रीय सरकार के द्वारा। इन एरियाज के अंदर उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती थी जितनी प्रोविंसेस में होती थी। और ये जो प्रोविजन था, ये बाद में बेसिस बना एक्ट 239 का, जो बाद में आपको बताएगा कि आज के दिन की यूनियन टेरिटरी को कैसे गवर्न किया जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हमारी यूनियन टेरिटरीज का ओरिजिन यहाँ से होता है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो ये तहस महस हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्रिटिश सरकार का, ये इनहेरिट किया। बहुत इंटेंस डिबेट हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लेकर कि कैसे नए डिविजन्स बनाए जाएं, अलग अलग एरियाज को डिवाइड किया जाए इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो नई सरकार बनी, इन्होंने डिसाइड किया कि 4 अलग अलग टाइप की डिविजन्स होंगी। पहली डिवीजन 9 अलग अलग ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस जैसे कि असम, बॉम्बे या बिहार, इनके हेड पे गवर्नर होंगे। दूसरी डिवीजन 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद या मसूर, या कुछ केसेस में कुछ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन भी कर दिया गया है जैसे कि राजस्थान या मध्य प्रदेश में, जिनके हेड पे राजा प्रमुख होंगे। तीसरी डिवीजन जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ऐसे करीब करीब 10 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और कुछ स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थी जैसे कि भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जिन्हें गवर्न किया जाएगा एक चीफ कमिश्नर के द्वारा। और फाइनली चौथी डिवीजन जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन्हें गवर्न किया जाएगा डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इस एरिया में बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दोस्तों इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी बनी, कहने में, नाम से। इस समय इंडिया के पास थी 27 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये जो 4 अलग अलग डिविजन्स थी, ये ज़्यादा दिन तक चली नहीं। जल्द ही स्टेट्स ने डिमांड किया कि उन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1955 के द्वारा ये जो 4 अलग अलग पार्ट्स थे, इन्हें रिप्लेस कर दिया गया सिर्फ 2 डिविजन्स के द्वारा। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1955 के द्वारा ये जो 4 अलग अलग डिविजन्स थी, इनको रिप्लेस कर दिया गया सिर्फ 2 डिविजन्स से, यानी 14 स्टेट्स होंगी और 6 स्मॉलर स्पेशल एरियाज होंगे। इन एरियाज को कहा गया यूनियन टेरिटरीज। एक सवाल ये उठता है कि यूनियन टेरिटरीज की आखिर क्या जरूरत है हमारे को देश में, जब हमारे पास ऑलरेडी स्टेट्स हैं। ये समझने के लिए आइए जानते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में। स्टेट एक ऐसी डिवीजन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिसकी अपनी सरकार होती है और अपनी पुलिस फोर्स होती है, और आमतौर पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन होती है। एक स्टेट में रहने वाले लोग सिमिलर कल्चर शेयर करते हैं, मतलब उनका लैंग्वेज, उनका खाना, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, वो अक्सर काफ़ी सिमिलर होते हैं। और क्योंकि इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हर स्टेट के पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी होती है। दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होती है जिन्हें डायरेक्टली सेंटर से कंट्रोल किया जाता है, ये हम जानते ही हैं। पर क्यों? काफ़ी रीजंस हैं इसके पीछे कि हमें ये स्पेशल एरियाज को सेपरेट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये मेनलैंड से बहुत दूर हैं और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि सेंटर के पास डायरेक्ट पावर हो इन एरियाज के ऊपर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। पर दिल्ली का क्या केस है? यहाँ पर तो पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। दिल्ली के पीछे ये बताया जाता है दोस्तों, रीज़न ये है क्योंकि वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो सेंटर के लिए इसलिए डायरेक्ट पावर होनी ज़्यादा ज़रूरी है इस रीजन में। और दूसरी तरफ दमन एंड दीव और पुडुचेरी जैसी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये पहले छोटी सी कॉलोनीज हुआ करती थी पोर्चुगीज और फ्रेंच के अंडर। अगर ये खुद में अपनी स्टेट बन जाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने में, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने में, पुलिस फोर्स बनाने में, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है यूनियन टेरिटरी के। बेसिक आइडिया आपको पता लग गया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल एरियाज में डायरेक्ट कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने आप में देखा गया कि वो बहुत ही छोटी जगह हैं कि उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए,
और काफ़ी यूनिक हैं अपने आप में कि किसी और स्टेट के साथ कंबाइन कर दिया जाए, इसलिए उन्हें यूनियन टेरिटरी रखना ज़्यादा बेहतर समझा गया। जितनी हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं उतनी ही दिलचस्प कहानियां हैं। ऑलमोस्ट हर यूनियन टेरिटरी एक अलग रीज़न से बनाई गई थी, एक अलग टाइम पर बनाई गई थी और सबकी अपनी अनोखी हिस्ट्री है। उनकी जो गवर्नेंस है वो भी काफ़ी अलग है एक दूसरे से। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप यूनियन टेरिटरी को एक स्टेट की तरह समझो जहां पर प्रेसिडेंट्स रूल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 242 प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर डिसीजंस ले पाए। हर यूनियन टेरिटरी के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिन्हें एलजी करके बुलाया जाता है, और ये एलजी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरीज की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती, लेकिन इस केस में दोस्तों 3 एक्सेप्शंस हैं। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों यूनियन टेरिटरी में अपने चुने हुए नेता गवर्न करते हैं। अगर आप लिस्ट देखोगे तो आप देखोगे कि पुडुचेरी काफ़ी छोटी है इन बाकी दो के कंपैरिजन में। तो क्या ज़रूरत पड़ी इस प्रोविजन की? इसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि जब 1954 में पुडुचेरी इंडिया से जुड़ा था, इंडिया ने एक ट्रीटी साइन करी थी इस नई यूनियन टेरिटरी के साथ कि इस यूनियन टेरिटरी को पावर दी जाएगी खुद को गवर्न करने की। इसे कहा गया पुडुचेरी मॉडल। दूसरी तरफ दिल्ली की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का नाम दिया गया और ग्रांट किया गया इसे पार्शियल स्टेटहुड। इसका मतलब है कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और बाकी सारे वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है दिल्ली में। तो अगला सवाल ये उठता है कि यूनियन टेरिटरीज काम कैसे करती? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों मेन रूलर होते हैं देश में सारी यूनियन टेरिटरीज के, और उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। पर क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक यूनियन टेरिटरी का ख्याल रख पाए, वो अपॉइंट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर को हर यूनियन टेरिटरी के लिए, और ये एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जहां पर यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ और चीफ मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन एक चीज याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ज्यादा पावर होती है। अगर किसी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे विदहोल्ड कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट के एक एजेंट हैं कह सकते हो आप। एक बात यहाँ पे ये रह गई कि जुडिशरी का क्या होगा इन स्टेट्स में? क्या यूनियन टेरिटरीज के अपने कोर्ट भी होते हैं? इसका जवाब है दोस्तों हाँ भी और ना भी। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर यूनियन टेरिटरी के पास सेम राइट है टू द जुडिशियल पावर एज अ नॉर्मल स्टेट, यानी अदालत का हक है इन्हें। और ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को एक यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से सिर्फ दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपना हाई कोर्ट शेयर करती हैं उन स्टेट्स के साथ वो जिसके नियर बाय होती हैं। तो बिलीव इट और नॉट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास अपना कोई खुद का हाई कोर्ट नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक। तो ये कुछ बेसिक्स थे यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो आपको पता लग गए होंगे। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। पिछले साल पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट ने जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को भी हटा दिया, एक ऐसा प्रोविजन जो कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। पिछले 70 साल में तो हमने ये कई बार देखा है कि केंद्र शासित राज्यों को प्रदेश में बदल दिया जाए, पर शायद ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी प्रदेश को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया जाए। ये थे मनीष तिवारी, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में, और ये सही थे। ये जो मूव है आर्टिकल 370 को हटाने की, ये बहुत ही हिस्टोरिकल मूव थी। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में आज तक किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं किया गया है। तो ऐसा करने से क्या बदलता है इन रीजन्स में? यूनियन टेरिटरी होने के नाते जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों अब डायरेक्ट कंट्रोल में है सेंटर के। इनकी जो लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं जैसे कि JNK पब्लिक सर्विस कमीशन और जो पुलिस फोर्स है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, अब वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो कि एक छोटा सा एरिया है जिसमें लेह और कारगिल आते हैं, इनकी कोई खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जो प्रोविजंस हैं 239A एक्ट के अंदर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, अब इनके पास पावर होगी स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाने की। लेकिन जब बात आती है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और ट्रेड एंड कॉमर्स की,
तो सेंटर यहाँ पर पावर रखता है। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें कि एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि कभी उल्टा हुआ उसका, कि एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट में कन्वर्ट हो गई? इसके भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर सब ने स्टेटहुड की डिमांड करी थी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, और इन्हें स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश और गोवा भी एक टाइम पे यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। इन्होंने स्टेटहुड की डिमांड करी, इन्हें भी स्टेट्स बना दिया गया। तो जैसा आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स परमानेंट नहीं होती। एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरीज है, दोनों एक दूसरे में अदल बदल सकती हैं और दोनों की अपनी अहमियत है। फरवरी 2019 में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि वो इनडेफिनेट फास्ट करेंगे। क्यों? उनकी एक डिमांड थी, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली पूर्ण राज्य मिलेगी, हर परिवार को अपना एक घर मिलेगा। दिल्ली पूर्ण राज्य मिलेगी तो पूरी दिल्ली साफ सुथरी होगी, सुंदर होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलेगा तो रोजगार मिलेगा हर युवा को। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, जितने कच्चे कर्मचारी हैं सब पक्के होंगे। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा और उनके विकास के काम, जो अभी सारे काम केंद्र सरकार रोकती है, वो तेजी से होने लगेंगे। 2015 से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मतभेद रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार डिमांड करती है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिया जाए ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ सके दिल्ली के लोगों के ऊपर। तो बेसिकली मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का सिस्टम है, ये जैसे भी बनाया गया है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स जरूर हैं। एक रिपोर्ट थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया के ऊपर, जो ऑथर सुधीर कुमार ने लिखी थी। वो कुछ कमियां पॉइंट आउट करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि जो यूनियन टेरिटरीज में रहने वाले लोग हैं, उनके पास एक्चुअली में कोई रियल पावर नहीं है कि वो बता सकें कि उनके ऊपर राज करने वाली सरकार क्या एक्शन लेगी। और ये चीज़ ऑब्वियस है क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग अपने नेताओं को चुन नहीं सकते। हाँ, ये बात सच जरूर है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन बाकियों में नहीं होती। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है। और अगर स्टेट से कंपेयर किया जाए तो यूनियन टेरिटरीज काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। इसके पीछे रीज़न है कि यूनियन टेरिटरी को लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है एक एक्ट, 239A एक्ट, और स्टेट को लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि कैसे यूनियन टेरिटरीज होना एक अनोखी चीज़ है इंडिया के लिए, लेकिन सिमिलर सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बाकी कंट्रीज़ में भी। जैसे कि वॉशिंगटन DC यूएसए में, वो कैपिटल सिटी है यूएसए की, लेकिन वो किसी भी यूएस स्टेट का पार्ट नहीं है। वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है वॉशिंगटन DC को। इंडिया की बात करें तो एक सवाल मेरे मन में उठता है कि क्या होगा अगर इंडिया में कोई यूनियन टेरिटरीज नहीं होती। इस सवाल से कुछ और नए सवाल खड़े होंगे। अगर कोई यूनियन टेरिटरीज नहीं होंगी तो उन जो एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी ऑटोनॉमी का क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जो दादरा एंड नागर हवेली का रीजन है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग अपने पोर्चुगीज कल्चर को रिटेन करना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि गुजरात के साथ मर्ज नहीं करेंगे। और सिमिलर सा रीजन है पुडुचेरी को लेकर भी। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी का भी सवाल उठता है। जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जैसी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, अगर वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट बना लेंगी तो सेंटर के पास जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाएगी उन रीजन्स के ऊपर से। तो शायद ये सवाल उठ सकता है कि कंट्री की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। तो ये एक सोचने वाली चीज़ है यहाँ पर। दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी और मैंने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ महाभारत में। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. All clips and voices you heard in this episode belong to the original creators, and we have provided links to the sources in our show notes. Mahabharat is produced by Gaurav Vaz from ATS Studio. This episode was written by Gaurav Vaz and Anushka Mukherjee. The title track of this podcast was composed by Abhijit Nath, and Madhav Yachit is the audio producer. ATS Studio is a division of All Things Small, a true stories-focused media company run by Sidin Vadukut, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi, and Gaurav Vaz.